चाइना इज द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि चाइना इज गोइंग थ्रू अ सीरियस क्राइसिस राइट नाउ। ऐसे क्राइसिस जो उनकी इकोनॉमी को बहुत ही सीरियस इंप्लीकेशंस दे सकते हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बिफोर वी बिगिन, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मेरा नाम है गौरव, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। और ईओएफ के यूट्यूब चैनल पे हम स्टॉक मार्केट्स के रिलेटेड हर एक वीडियो अपलोड करते हैं। बेसिक से लेके एडवांस, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल एनालिसिस, सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो एक बार एक्सप्लोर जरूर कर लेना। टॉकिंग अबाउट चाइना, तो सबकी शुरुआत अराउंड 1995 में हुई थी व्हेन चाइना पिक्ड अप पेस इन ग्लोबलाइजेशन। अब जब ग्लोबल बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे थे, ग्लोबल बिजनेस वहां पे आ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था कंट्री में, तो बहुत हैवी एफआईआई एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स भी उन्होंने अट्रैक्ट किए। उनका बेसिकली गोल ये था कि चाइना को एक बिजनेस ऑपरेशन या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। अब बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग पिक्ड अप, वहां पे जॉब्स क्रिएट होने लगे। द गवर्नमेंट क्रिएटेड जॉब्स इन द सिटीज, और इसकी वजह से बहुत सारे जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो माइग्रेट होने लगे टुवर्ड्स द अर्बन। नाउ अराउंड द सेम टाइम, अराउंड द ईयर 2000, इंफ्रा और रियल एस्टेट में भी बूम देखने मिला बिकॉज द पीपल वर माइग्रेटिंग। अब एक और फैक्ट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं अबाउट द चाइना कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटीज। यानी कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है 140-150 करोड़ का, उसका 60% चाइना के सिटीज में रहता है। इसकी वजह से रियल एस्टेट का डिमांड भी पिकअप होने लगा ड्यूरिंग द सेम पीरियड। एक और चीज मैं अगर यहाँ पे ऐड करूं, सो ये भी एक फन फैक्ट है, लेकिन कैसा है कि अगर आप चाइना में हो, मतलब आप तो नहीं हो, लेकिन जो चाइनीज लोग हैं वो वहां पे खुद की जमीन नहीं खरीद सकते। इट इज ओन्ड बाय द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लीज पे देती है टू द कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, एंड देन सेल इट टू यू, एंड वहां से पैसा कमाते हैं। Now infrastructure was going, people were migrating into the cities, manufacturing activity एकदम जोरों शोरों से होने लगी थी। And this is how China became one of the major exporter around the world. तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि चाइना is going through one of the biggest property और real estate crisis. What happened in those times, उस वक्त पे दोस्तों लोन लेना बहुत ही इजी होता था, राइट? बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको लेवरेज अवेलेबल होता था, इजीली डेट अवेलेबल था। तो जो लोग माइग्रेट हो रहे थे उनको डेफिनेटली घर की जरूरत पड़ेगी रहने के लिए, तो डिमांड बढ़ा और उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पिकअप होने लगी। अब जैसे डिमांड बढ़ा, प्राइजेस भी बढ़ी, एंड और भी अदर प्लेयर्स सिमिलर बिजनेस में ज्वाइन हो गए टू मीट द डिमांड। अब दोस्तों अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में घर खरीदते हो, जो टॉप सिटीज है उनकी बात करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुंबई में घर खरीदते हो तो लोन रीपेमेंट का जो एवरेज टाइम है इट इज क्लोज टू अराउंड 20 to 25 ईयर्स इन मुंबई। वही अगर आप न्यूयॉर्क में जाओगे, लंदन में जाओगे, तो उनके इनकम सोर्स के हिसाब से या फिर वहां के प्रॉपर्टी प्राइसेस के हिसाब से ये जो लोन रीपेमेंट टाइम है वो 12 to 15 ईयर्स का है। वही अगर मैं चाइना के सिटीज की बात करूंगा, टॉप सिटीज जैसे कि बीजिंग है या फिर शंघाई है, तो वहां पे जो लोन रीपेमेंट का टाइम है इट इज क्लोज टू 50 ईयर्स। यानी कि इंसान 50 साल तक सिर्फ लोन ही भर रहा है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए इन्होंने भी बैंक से लोन लिया, घर बनाए, एंड देन दे स्टार्टेड सेलिंग इट आउट। अब उस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि और जो बाकी सेक्टर्स थे उनको भी बहुत फायदा होने लगा। रियल एस्टेट सेक्टर एक्टेड एज अ डेरिवेटिव, जैसे कि स्टील सेक्टर है, सीमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, तो ये सारे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करने लगे एंड इकोनॉमी स्टार्टेड ग्रोइंग। अब चाइना में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। तो बहुत सारे ऐसे वहां के लोग हैं, वहां बहुत सारे ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हुए, लोगों ने सिर्फ इसीलिए खरीदे हैं ताकि वो एज एन इन्वेस्टमेंट रहे, और जैसे प्राइस बढ़े वो घर को बेच देंगे। नाउ इट इज ऑल ब्लॉक्ड राइट नाउ। अब दोस्तों कुछ साल पहले
चाइनीज गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि ये जो कंस्ट्रक्शन या फिर रियल एस्टेट कंपनीज है, इन्होंने बहुत ज्यादा डेट लेके रखा हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेन करूं एक एग्जांपल के साथ कि कितना बड़ा डेट हो सकता है, तो एक बिल्डिंग बन के रेडी है जिसके सेल्स अभी तक हुए नहीं है, दूसरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, एंड तीसरे बिल्डिंग के लिए भी फंडिंग रेज हो चुका है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ डेट। अब कैसा होता है, आप घर बेचोगे और वो पैसा कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे, दैट इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा घर बना लिए थे एंड उतना सेल्स हुआ नहीं था। ये चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ साल पहले रियलाइज हुआ एंड देन दे केम विद एन एक्शन प्लान। So the Chinese government came up with the 3 red lines, यानी कि 3 ऐसे क्राइटेरियाज रखे गए जो बिल्डर्स को या डेवलपर्स को फुलफिल करने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है liability to asset ratio which will be less than 70%, net gearing ratio which will be less than 100%, and cash to short term debt ratio which will be at least 1। अगर इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल किया जाता है देन दे वर अलाउड टू रेज 15% मोर डेट, और अगर नहीं तो जैसे जैसे एक एक रेशियो कम होगा 5% कम कर दिए जाते थे। नाउ ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फेलियर। पिछली बिल्डिंग जो बनी है उसमें से प्रॉफिट्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन फिर भी न्यू बिल्डिंग्स के लिए फंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब घरों की सेल्स होना कम हो गए थे, डिमांड कम हो गई थी और हद से ज्यादा घर बन चुके थे ऑलरेडी। अब अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो इन्हें पे करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को पे करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंड। सो वो गैप जो है वो बहुत बड़ा हो गया था। सो टू गिव यू एन आइडिया, 1 करोड़ घर ऐसे है जिसे कोई खरीदने वाला नहीं है, दे आर एम्प्टी, कोई भी बायर्स उन घरों के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इस पूरी कहानी में ग्रैंड एंट्री होती है एवरग्रैंड की। आई एम श्योर ये नाम आपने कुछ टाइम पहले न्यूज चैनल्स पे जरूर सुना होगा। अब एवरग्रैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन चाइना, और ये भाई साहब तीनों भी क्राइटेरियाज पे डिफॉल्ट हो गए जो चाइनीज गवर्नमेंट ने सेट किए थे। अब इसकी वजह से उनको एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़े और बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो ब्लॉक करके रखे हुए थे, एंड दे आल्सो डिफॉल्टेड ऑन सम पेमेंट्स एज वेल। अगर एवरग्रैंड के बारे में मैं आपको और बताऊं तो 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी तक एवरग्रैंड ने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, एंड इट इज आल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। 44% पिछले 15 सालों में 44% से उनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है, विच इज द फास्टेस्ट इन चाइना। अब हजारों इन्वेस्टर्स, हजारों डिपॉजिटर्स एवरग्रैंड ऑफिस के बाहर जमा हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए एंड टू गेट देयर मनी बैक। हजारों ऐसे अनफिनिश्ड घर थे जो कि मिडिल क्लास लोग, चाइनीज मिडिल क्लास लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, वो सारे पैसे उनके अटक चुके थे वहां पे। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम था बैंक्स के लिए, बिकॉज एवरग्रैंड के ऊपर अब $300 बिलियन का डेट था, and they had no cash flow or very little cash flow to service the debt. इसके अलावा they were also liable to pay $120 billion to the suppliers and the vendors. तो अगर एवरग्रैंड डिफॉल्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि और भी काफी सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द बैंक्स जिनको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। एक और फैक्ट मैं आपको यहां पे बताता हूं, चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम है is very huge. It's $56 trillion. And because of this real estate crisis, $7 trillion is at risk. और आने वाले समय में ये नंबर बढ़ भी सकता है as the time goes ahead. अगर एवरग्रैंड की हम बात कर रहे हैं तो एवरग्रैंड का जो स्टॉक प्राइसेस है दे हैव आल्सो टम्बल्ड, मोर देन 90% फॉल उनके स्टॉक प्राइसेस में अभी तक आ चुका है, और उनके जो बॉन्ड है उनको भी वहां पे भी ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी गई है और उसे भी जंक कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब बहुत लोगों ने घर लेने के लिए लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज पे पैसा दिया हुआ है। अब घर मिलना तो उनको बहुत मुश्किल है क्योंकि जो बिल्डिंग्स है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए डेवलपर्स को और पैसे की जरूरत है और लोन की जरूरत है,
जो उनको अभी मिलने वाला है नहीं। तो अगर ये जो चाइनीज लोग हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो डिफॉल्ट करते हैं अपने पेमेंट्स पे, तो चाइनीज बैंक्स को $300 बिलियन का लोन वाइप ऑफ करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ वेरी बिग ब्लो फॉर द चाइनीज इकोनॉमी। इसके अलावा जिन लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दे विल ऑल्सो लूज देयर मनी, एंड इफ द डोमिनो इफेक्ट बर्न्स आउट, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो बैंकरप्सी के लिए फाइल करेंगे और जो कस्टमर्स हैं वो डिफॉल्ट हो जाएंगे, सेम एज द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इन द यूएसए, और फेमसली नोन एज द लीमन ब्रदर क्राइसिस एज वेल, जिसके बारे में आप गूगल करके जरूर पढ़ लेना अगर आपको नहीं पता है। टॉकिंग अबाउट क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो 1929 का यूएस का जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो क्राइसिस था, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। और होने वाले क्राइसिस पे हम आपके लिए अभी से वीडियो बना रहे हैं जो आप अभी देख रहे हो। अब दोस्तों सारी आंखें, सारी नजरें हमारी जी जिनपिंग पे है, जो चाइनीज गवर्नमेंट, जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर है कि वो इस डेट बर्डन को कैसे संभालेंगे। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई है तो इसको बेचना तो पड़ेगा ना। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो अजीबोगरीब स्कीम लेके आ गए कि अगर आप घर खरीदोगे तो आपको पार्किंग स्पेस फ्री मिलेगी। ये तो चलो फिर भी ठीक है। अगर आप विला खरीदोगे तो आपको मर्सिडीज फ्री मिलेगी। एक डेवलपर वहां पे ऐसे है जिन्होंने ऐसे डाउन पेमेंट गार्लिक यानी कि अदरक एक्सेप्ट किया है। कुछ डेवलपर्स है जो बोलते हैं कि आप घर ले लो, हम आपको जॉब भी देंगे उसके साथ। कुछ डेवलपर्स ने पिग्स भी ऑफर किए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन फिलहाल कुछ वहां पे चल रही है, विच सजेस्ट कि देयर इज अ ह्यूज केओस गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड देयर आर मोर देन 100 डेवलपर्स जो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इसके ऊपर से रिसेशन एंड इन्फ्लेशन की तलवार भी उनके ऊपर लटक रही है। अब उनके जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनका टर्म जो है वो खत्म होने वाला है। सो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो डिपॉजिटर्स को अप्रोक्सीमेटली 50,000 युआन रिटर्न कर दिए जाएंगे, विच इज क्लोज टू अराउंड 6 लाख रुपीज इन इंडियन करेंसी। नाउ आई लाइक टू हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द चाइनीज इकोनॉमी। सबसे पहले उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो इट इज क्लोज टू अराउंड 2.7%, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है जो अप्रोक्सीमेटली 4.5% के आसपास ऑफर करते हैं, जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और वो पैसा भी फिलहाल स्टक ही है। अगर चाइना के जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे, सो इट इज ग्रोन एट द लोएस्ट 0.4% का उनका ग्रोथ आया है लास्ट क्वार्टर का, विच इज द लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट इन द लास्ट 2 डेकेड्स। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है, 13% के आसपास उनका अनएम्प्लॉयमेंट है फिलहाल। इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है, 2.5% के आसपास चाइना का इन्फ्लेशन है। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड जो आयरन ओर सेक्टर है, आयरन ओर के प्राइसेस वहां पे रिसेंटली डाउन आए अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% से, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब इसके अलावा चाइना के काफी एक्सटर्नल और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है कुछ कंट्रीज के साथ। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम जो चाइना फेस कर रहा है इस वक्त। इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि प्लान करता है 70 कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए, विच गोज थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका एंड द यूरोप। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड चाइना का बहुत बड़ा पैसा इसमें भी लगा हुआ है, इन्वेस्टेड है। तो अगर आने वाले समय में अगर चाइना डिफॉल्ट होता है या फिर चाइनीज इकोनॉमी थोड़ी कोलैप्स होती है और वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो डेफिनेटली उसके ट्रेमर्स सारे देश तक पहुंचेंगे, सारे कंट्रीज तक पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा भी इंडिया को हो सकता है, और इसके ऊपर आने वाले समय में हम एक वीडियो जरूर लेके आने वाले हैं कि चाइनाज लॉस कैसे इंडिया का गेन हो सकता है। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में हमने ऐसा देखा भी है विद द केमिकल सेक्टर। पिछले 3-4 साल में चाइना में जो केमिकल सेक्टर था वो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग है जो इंडिया में मूव हुआ है, और इसीलिए आपने देखा होगा केमिकल स्टॉक्स के चार्ट्स आप जाके देख लीजिए, तो वहां पे भी आपको काफी प्राइस राइज देखने मिलेगी। दीपक नाइट्राइट है, अतुल है, ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छी राइज वहां पे आपको देखने मिली है। अब दोस्तों चाइना का क्या होता है ये तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा।
उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे। यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते ही रहेंगे। So till then guys, keep learning and keep growing with EOF because hope is not a strength.